बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का 3 दिन के बाद सलाम। आप सब लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेजेस मौसूल होते रहे, सबको जवाब नहीं दे सका, कुछ मसरूफियत थी इसलिए व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया। आप लोग यकीन ही नहीं कर रहे कि कोई मसरूफियत भी हो सकती है। वो बंदे ने कमेंट किया, कह रहा, वो रिप्लाई किया मैंने कि कुछ मसरूफियत है, कल से व्लॉग करूँगा। कह रहा तुम तो आसमान पे व्लॉग नहीं छोड़ते, ज़मीन पे नहीं छोड़ते, समंदर में नहीं छोड़ते, ईद के दिन नहीं छोड़ा, अब क्या मसला है? तो यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। खैर किसी को कुछ लग रहा था, किसी को कुछ। मेरा अपना ज़रा कुछ काम था वो निपटा लिया, तो वापस से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सब अंकल्स, आंटीज़, भाइयों और उनकी बहनों, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग पूछते रहे बार बार। आपके कंसर्न का बेहद शुक्रिया। ख़बरों के ऊपर आते हैं ज़रा। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज क्या रिकॉर्ड बना है वो आपके सामने रखते हैं। और कुछ पार्लियामेंट में भी चीज़ें चल रही हैं, उनको भी दो एक दिन मैं रिपोर्ट नहीं कर सका, लेकिन उनका फॉलोअप ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। आज शहबाज शरीफ ने पीटीआई के साथ फाइनली हाथ मिला लिया। एक रिवायत थी, पहले महमूद अचकज़ई गए, जाके उनसे हैंडशेक कर लिया। आज शहबाज शरीफ साहब ने जाके हाथ मिला लिया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर पीटीआई के हामी लोग जो हैं वो थोड़ा गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो बैरून मुल्क में हैं, वहाँ से ज़रा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। पीटीआई और हुकूमत के लोगों के दरमियान ये मुलाकात क्यों हो रही है, इसका पस मंज़र क्या है, वो भी डिटेल्स हासिल किए आपके सामने रखेंगे। और फिर आज तहरीक इंसाफ ने अपनी एक खातून सेनेटर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया क्योंकि उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। और हुंजा का नेक जो है वो पीटीआई से कर गया है हाथ। पीटीआई ने वोट दे के नेक साहब को कामयाब कराया, और नेक साहब ने क्या किया वो उसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। और इस्तेहकाम पार्टी पे भी थोड़ी बात करेंगे कि बग़ैर सीट लिए वो मज़ीद कितनी मुस्तहकम हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी के लिए भी चैलेंज और नून लीग के लिए भी चैलेंज। इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। लेकिन पहले एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आपके सामने रखते हैं एक सिचुएशन। इमेजिन कि आपकी जेब में मौजूद जो करेंसी नोट हैं उनके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी छप जाए। लाइक कायदे आज़म की भी रहे लेकिन साथ में नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीर आ जाए। तो इमेजिन करिए ज़रा कैसा लगेगा। करिए तो सही इमेजिन कैसा लग रहा है। मतलब ऑफिशियल तस्वीर को आप रखिए ज़हन में, और इधर उधर वाली कोई नहीं, ऑफिशियल तस्वीर। खैर ये एक मुतालबा सामने आया आज पंजाब असम्बली में। नून लीग के एमपीए हैं और उन्होंने बड़ी ज़ोर शोर से तकरीर की और नोट निकाल के उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब उनके कायद की तस्वीर जो है वो कायदे आज़म के साथ लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और सारे उनके कारनामे गिनवाए, और साथ में उन्होंने कर दिया मुतालबा। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का राइट है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस नोट पर तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया इस मुल्क को। वैसे तो ये अभी इतनी जल्दी होने नहीं वाला, या मुश्किल ही लगता है किसी पॉलिटिशियन की तस्वीर नोटों के ऊपर आ जाए। ऑल्दो कायदे आज़म भी पॉलिटिशियन थे लेकिन वो बानी थे ना, इसलिए उनकी तस्वीर आ गई। वरना ख्वाहिश तो और भी बहुत सारे लोगों की होगी। बहुत सारे और लोग भी चाहते होंगे ना, जो लोग तस्वीर चाहते हैं अपनी, या अपनी तस्वीर इधर उधर लगाते हैं, तो उनका भी दिल चाहता होगा कि अगर कभी ऐसा हो तो हमारी तस्वीर आ जाए। तो खैर ये उनकी विश लिस्ट हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना ये अभी तो मुमकिन नहीं है। वैसे जिस तरह मामला चल रहे हैं होने को कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं। पार्लियामेंट में बजट स्पीचेस जारी हैं, उस बजट बहस को समेटा जा रहा है। लेकिन इस बजट सेशन के दौरान आपको पता है वज़ीर आज़म की जानिब से एक पेशकश की गई पीटीआई को कि जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान और उसके लिए सोन जो भी है वो मिलके बैठें और हम एक बार फिर आपको पेशकश करते हैं। इधर से पेशकश आती है। आज क्या हुआ, 250 साल से ज़ायद की सज़ाओं का रिकॉर्ड बन रहा है। पीटीआई के रहनुमाओं को ही मुख्तलिफ मुकदमात में अब मजमूई तौर पर तकरीबन 260 बरस के करीब करीब सज़ाएँ सुनाई गई हैं। ये जो 9 मई के वाक़यात में मुख्तलिफ मुकदमात में, ये एक कानून भी है कि अगर किसी एक केस में सज़ा हो गई है तो सिमिलर उस तरह के किसी और कानून में नहीं होती, लेकिन एक के बाद एक ये कुछ तकरीबन 8 मुकदमात अब तक हो चुके हैं और अभी आगे कुछ और भी रहते हैं। तो सज़ाएँ सुनाने का सिलसिला जारी है और मजमूई जो तादाद है आज की 17 साल सज़ाओं के बाद वो तकरीबन कोई 250 साल से ज़्यादा उनके वकील बता रहे थे वो पहुँच रही है। मैंने खैर कैलकुलेट नहीं किया, बट उनके वकील ये बता रहे थे। अच्छा एनी हाउ, अब ये कैरेट एंड स्टिक वाला जो खेल है ना कि जनाब ठीक है ऑफ़र भी करो, कैरेट भी दो, लेकिन साथ में स्टिक भी चलाओगे, कहीं पे बात बने, ये कुछ इस तरह का फार्मूला लग रहा है कि बातचीत की पेशकश भी है लेकिन उस जैसा माहौल नहीं बन रहा कि हाँ वाकई में ये संजीदगी है, कोई एफर्ट इस तरह की है कि हाँ बातचीत की हद तक तो ठीक है। मैंने आपको पहले के व्लॉग में भी बताया था कि एक बार कोई ऐसा मौका आता है, हुकूमत की तरफ से बातचीत की पेशकश की जाती है और उससे 3-4 महीने निकल जाते हैं। गवर्नमेंट ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाती है कि देखें प्राइम मिनिस्टर ने इनको कितनी बार ऑफ़र की, इनको कहा कि आएँ बैठें, लेकिन उनके साथ जो सलूक हो रहा है, जो तरीका हो रहा है, उसके बाद वो
क्या करें या किस तरह से बैठ सकते हैं। एनी हाउ, आज शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छा जेस्चर दिया, गए जाके उन्होंने हैंडशेक किया बैरिस्टर गौहर साहब से जो पार्टी के चेयरमैन हैं, साथ में पीटीआई के और लोग भी मौजूद थे और ऐसा लग रहा है कि जेस्चर से कोई ऐसी बातचीत हो रही है कि कोई फर्दर राब्ते आगे बढ़ाने के हवाले से या सो ऑन। तो ज़्यादा तो इस पे बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि बड़ी देर कर दी शहबाज शरीफ साहब ने, हाथ मिलाते मिलाते बहुत नुकसान हो गया सियासी तौर पे चीज़ों का, या जिस तरह से मामला आगे बढ़े। उन्होंने इस पर कहा कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काफ़ी देर की उन्होंने। इस सारे मामले पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ पीटीआई के हामी जो हैं वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। वैसे तो ये पार्लिमान की रिवायत हैं, पहले अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई गए, उन्होंने हैंडशेक किया, फिर बाद में अब शहबाज शरीफ साहब आ गए। लेकिन एतराज़ इस बात पे हो रहा है कि ये तस्वीर बैरिस्टर गौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के साथ तस्वीर जो इस सिस्टम का मरकज़ी हिस्सा है। इस बात पे एतराज़ है ना कि उन लोगों से मिल क्यों रहे हैं और फिर वो तस्वीर शेयर क्यों कर रहे हैं। देखें, इस सारे सरकमस्टांसेस में कोई ना कोई वे फॉरवर्ड तो आगे निकालना है, किसी ना किसी तरह से तो आगे बढ़ना है। अगर इसी चीज़ों में फंसे रहे तो मामला आगे नहीं बढ़ने वाले। तो हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बात नहीं करें ना करें, इमरान खान तो स्टिल जेल में है। तो कुछ लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं, ठीक है, कंटेंट बन जाता है, वीडियोस बन जाती है, व्लॉग्स हम जैसे लोगों का बन जाता होगा, डॉलर्स आ जाते होंगे, ये सारी चीज़ें अपने पर्सनल बेनिफिट की हद तक तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ भी मैटर करती हैं। ग्राउंड रियलिटी इस टाइम ये है कि पीटीआई को कोई वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा। आपके पास आ जाके एक ऑप्शन था कि आप कोई मैसिव एहतजाज लीड करें और हुकूमत को एक ट्रबलिंग पोजीशन में डाल सके और कोई बात मनवा सके, वो फैक्टर अब इस टाइम तक तो नहीं है। तो उसके बाद अब आगे क्या ऑप्शन है? बातचीत। जब सारे फरीक़ैन इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हाँ जी बातचीत करनी है, तो फिर जिनके साथ करनी है उनके साथ अगर तस्वीर बन रही हैं या पोस्ट हो रही हैं तो इसको इतना ज़्यादा इशू मेरा ख्याल है नहीं बनाना चाहिए। बट सम हाउ लोगों की अपनी ओपिनियन है, अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो हर बार की तरह मुझे अब ये थोड़ा सा इनको क्लोजली कवर करते करते ये आइडिया हो गया कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पीटीआई को कुछ लोगों के नैरेटिव से, कि आया ये नैरेटिव हमें सूट करता है या नहीं करता है, या हमें अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलना है। कुछ लोग तो बस कहते हैं कि कुछ भी ना हो, बस ये जो है ना मार धाड़ ये चलती रहे, क्यों कंटेंट चलता रहे, क्यों मिर्च मसाला लगा बनता रहे, चलता रहे, बट उसका आउटकम क्या है? सो फार क्या आउटकम है? नहीं है आउटकम। हाँ ठीक है, व्लॉग्स बनते हैं, कंटेंट बनता है, बट इमरान खान को तो उल्टा उसका नुकसान है ना। तो इसलिए कोई अगर चीज़ें थोड़ी सी तरीके से आगे बढ़ रही हैं या कहीं पे कोई लूप मिलता है, कहीं पे कोई रास्ता मिलता है, तो मेरा ख्याल है उसको तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए। और अगर सियासी तौर पर ये नाकाम होते हैं या कोई वे आउट नहीं निकलता तो उसका रिज़ल्ट ऐसे ही है जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में क्या भरमार रही पीटीआई के वोटर्स की, किस तरह से वो डोमिनेट करते हुए नज़र आए सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, ग्राउंड के ऊपर। आपने उनकी एक्टिविटीज़ देखी, मैं ख़ुद भी वहाँ पर था, गिलगित की साइड पे मैं नहीं जा सका, लेकिन बेशुमार वोटर निकला। आउटकम क्या है, एंड रिज़ल्ट क्या है? जो बैलेंस शीट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई, आज़ाद उम्मीदवार की सिर्फ एक सीट है पीटीआई के खाते में जो डाली गई। ज़्यादती है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका आउटकम यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है। मीनवाइल आज एक और दिलचस्प सूरत सामने आई, बल्कि कल रात से ये गर्दिश कर रही है ख़बर कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता वो नेक नाम करीम साहब जो हैं, जिनके लिए पीटीआई ने बेइंतहा कैंपेन कर दी, जिनके जीतने पे पीटीआई के कारकुनान ने सबसे मुनफरद और सबसे ज़्यादा जश्न मनाया, उन्होंने तो जनाब खुलेआम पीटीआई के लोगों के साथ जो किया है, मतलब वो आए, उन्होंने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा मैंने मुश्किल फ़ैसला लिया है। फ़ैसला ये कि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, तो जा सकते हैं किसी भी पार्टी में। तो वो कह रहे हैं कि मेरे वोटर्स का ये प्रेशर है कि मैं अपोजिशन में रहूं, लेकिन हल्के के तरक्याती काम कराने हैं, कुछ लोगों के मसाइल हल कराने हैं, तो इसलिए मैंने कुछ फ़ैसला लिया है। तो वो कहते हैं कि पीटीआई के वोटर्स जब कहेंगे कि जनाब रिज़ाइन कर दो या सीट छोड़ दो, मैं ये अमानत उनको वापस लौटाने को तैयार हूँ। लेकिन ये तो सीधा सीधा अब बाद में कोई नहीं छोड़ता, और ना ये नेक नाम करीम साहब ने छोड़नी है, जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये छोड़ेंगे। और अगर छोड़नी ही है बिलफर्ज, तो आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ रहें। अगर बहुत ही ज़्यादा शौक है आपको दूसरी पार्टी में जाने का, तो ठीक है, आप रिज़ाइन कर दें, दोबारा से इलेक्शन लड़ लें, और फिर आप उस पार्टी के लोगों से वोट लेके फिर चले जाइए। जब आपको वोट पीटीआई का पड़ा, पीटीआई के वोटर सपोर्टर ने आपके नाम की कैंपेन चलाई, दिन रात एक कर दिया,
तो कहीं तो बंदा लाज रख लेता है लोगों की, कहीं तो बंदा ये सोचता है कि यार मेरा एक पॉलिटिकल कैरियर है एंड सो ऑन, लोगों ने इतना ट्रस्ट किया, आप उस ट्रस्ट को सीधा सीधा ब्रीच कर रहे हैं। बट अगेन वो चूँकि इंडिपेंडेंट थे, तो वैसे ऐसा भी कोई कानून होना चाहिए, पता चलना, मतलब आपको दिख रहा है साफ साफ कि जनाब पीटीआई के हमायत याफ्ता, पीटीआई के कैंप में खड़े होकर उन्होंने अनाउंसमेंट की, पीटीआई के कैंप से उनके फॉर्म 45, 47 रिसीव होते रहे। यहाँ से कितने लोग गए, उमर डार वहाँ पर पहुँचे हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा से लोग गए हुए थे, फिर शांदाना गुलजार ने उनकी कैंपेन, और बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, मेहनत, पैसा, टाइम, सब कुछ लगा। लेकिन उन्होंने 1 मिनट में जनाब ये डिसाइड कर लिया, मुश्किल फ़ैसला होगा उनके लिए भी, लेकिन फिर भी उन्होंने कर लिया कि जनाब मुझे वोट पीटीआई का पड़ा, लेकिन मैं जाऊंगा पीपल्स पार्टी के कैंप में। और पीपल्स पार्टी भी फिर उनको किस तरह से अपने कैंप में प्राउडली रिप्रेजेंट करेगी कि हाँ पीटीआई के वोटों से आया हुआ बंदा जो है वो हमारे कैंप में है। तो ये बहरहाल एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जिसको आइंदा किसी टाइम पे हल होना चाहिए कि कोई एक जमात से वोट लेके गया है तो वो दूसरी जमात में ना जा सके, या तो पहले रिज़ाइन करे उस जमात में जाने से पहले, या फिर उधर ही स्टे करे। एनी हाउ, अच्छा अभी एक और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प सिचुएशन जो सामने आई वो ये कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने कहीं कहीं पे वोट तो अच्छे लिए, मतलब कहीं पे उन्होंने 4000 के करीब वोट भी लिए, मतलब अच्छे इन द सेंस कि वहाँ पे तो 5000 तक का वोट वो विक्ट्री वोट हो जाता है। 5000 तक अगर कोई वोट लेता है तो ऑलमोस्ट वो विक्ट्री के करीब चला जाता है। तो उनके जो स्कर्दू में कैंडिडेट थे उन्होंने 4000 के करीब वोट लिए, और भी 1-2 जगहों पर, लेकिन वो सीट कोई नहीं निकाल सके। तो 0 सीट के साथ अब वो इतने मुस्तहकम हो गए हैं कि हुकूमत बननी किसकी है, किस जमात की, यानी अगर मुस्लिम लीग नवाज़ उनके साथ इत्तेहाद कर ले तो वो हुकूमत बना सकते हैं, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करे तो वो हुकूमत बना सकते हैं। यानी वो इस पोजीशन में जा चुके कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 0 सीट्स के साथ इतनी मुस्तहकम हो गई। तो हुआ क्या, आज़ाद कैंडिडेट्स उनके साथ आ गए, पहले एक के साथ बातचीत हुई, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चारों को मिला के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बल्कि वो फुटेजेस वगैरह जारी कर दी। तो 4 कैंडिडेट उनके साथ आ गए। फिर अब मखसूस नशिस्तें भी चाहिए थी, उसके लिए एक सर्टन अमाउंट है कि 5 या मेरे ख्याल 6 के करीब लोग होना ज़रूरी हैं, तो वो भी साथ आ गए। अब 5 का नंबर है या गालिबन 6 का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना नंबर उनका बन गया कि वो मखसूस नशिस्त भी हासिल कर सकते हैं। तो बग़ैर कोई सीट जीते वो 5, 6 और 7 के नंबर तक पहुंच गए। तो वहाँ पर तो ऑलरेडी कोई 23 या 24 नशिस्तें हैं टोटल, तो उसमें से 7 अगर आप जीत गए तो देखिए ना, मुस्लिम लीग नून ने इनिशियली पूरे इलेक्शन में 7 सीटें हासिल की थी, वो तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रिकाउंटिंग और ये सारा सिलसिला हुआ तो मेरा ख्याल उनकी कोई 1-8 नशिस्त बढ़ी है। ये जनाब कुछ भी नहीं जीत गए, तो जनाब सीधा लैंड किए हैं 6-7 के आसपास। तो अब हुकूमत वहाँ पे कैसे रहेगी, क्या करेगी, उसका बड़ा दारोमदार होगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पे। तो अलीम खान साहब का जादू जो है वो वहाँ पे चला है। अब कैसे चला है इसकी डिटेल आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या ऐसा उन्होंने किया होगा, या क्या उन्होंने कैंपेन चलाई, या क्या आज़ाद उम्मीदवारों से उन्होंने वादे किए कि वो जनाब इसके कैंप में शामिल हो गए। तो ये इस टाइम की सूरत हाल थी। जाते जाते एक ख़बर ये कि PTI की सेनेटर हैं डॉक्टर ज़रका, आज उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है, और वो भी बैरिस्टर गौहर की जानिब से। बैरिस्टर गौहर ऐसे आदमी हैं जो शोकाज नोटिस जारी करने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है। वो कहते हैं कि नहीं यार, शोकाज नोटिस ना ही जारी करो। बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो उन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। लेकिन आज हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आई PTI के ऑफिशियल्स की जानिब से, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ज़रका को शोकाज नोटिस जारी किया है बिकॉज़ उन्होंने कश्मीर के मामले पर कुछ पॉलिसी से हट के स्टेटमेंट्स दिए। मुझे याद नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, ना मैं उनकी तकरीर सुन सका, अभी सर्च कर रहा था लेकिन कोई क्लिप सामने आया नहीं। लेकिन उन्होंने इस बात पे कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हट के ये कश्मीर वाले मामले पर जो हालिया चल रहा है सीन, उसके ऊपर उन्होंने कोई बयान दिया, और उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। डॉक्टर ज़रका के हवाले से पहले भी कई बार वो ख़बरों में आ चुकी हैं कि वो 26वीं तरमीम के मौके पे कहीं इधर उधर हो गई थी। फिर जो पार्टी के इस टाइम पार्लिमानी लीडर हैं शाहिद खट्टक, उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये बैठेंगी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तो मैं नहीं बैठूँगा। तो वो उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें चली, बट अब बैरिस्टर गौहर साहब ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। तो ये इस टाइम का सारा मंजरनामा है। और भी 1-2 खबरें थी रह गई हैं, उनको हम ज़रा नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।